Hello students. So in today's video we are going to discuss about the steps in designing a distribution system. So why do we need the steps? This is because the steps helps in understanding how a company could focus on a distribution system and which distribution network it should adopt. Okay? So स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेप्स है, 1 बाय 1 हम हर एक स्टेप्स को कवर करेंगे। सबसे पहला लिखा है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी कंपनी है, ये सारे स्टेप्स कंपनी के लिए हैं, ठीक है। तो कंपनी को उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करना चाह रही है, ठीक है। और क्या जो प्रोडक्ट वो बेच रही है उसका कोई आफ्टर सेल सर्विसेज भी है जो कंज्यूमर रिक्वायर्ड कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेन बेच रहे हो, पेंसिल बेच रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पेन में कोई फॉल्ट आ गया तो कस्टमर सर्विस को कॉल कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे पेन में फॉल्ट आया, पेन को आप फेंक दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई आपको आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप पेन के मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप पेंसिल के मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको कोई आफ्टर सेल सर्विस देने का प्रॉब्लम या ज़रूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको अपने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का, और आप कौन से सर्विसेज ऑफर करिएगा कस्टमर्स को, ठीक है। इसको भी एक फिर एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो कि आप कोई कार मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और कार मैन्युफैक्चरर हो आप, और जब कंज्यूमर को सामान, कंज्यूमर आपसे आके कार खरीदे, तो आप क्या किए, आप उसको पैक कर दिए और उसके घर पे पहुंचा दिए, ठीक है। मतलब कंज्यूमर आया, आपसे सामान खरीदा, आपके घर पे आपको वो पहुंचा दिया मैन्युफैक्चरर। क्या आप इससे सेटिस्फाई होगे? ना आपको कोई ट्रायल दिया गया, ना आपको कोई आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि सर्विसिंग होता है, ये सारा चीज़ कुछ भी आपको नहीं दिया गया, सिर्फ आपको पैक कर दिया गया और आपके घर तक पहुंचा दिया गया आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो क्या आप इससे सेटिस्फाई होगे? एज ए कंज्यूमर आप नहीं सेटिस्फाई होगे, क्योंकि आप उसमें ढेर सारा पैसा लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कंपनी को ये डिसाइड करना है कि उसके प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन सा आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड है कंज्यूमर के द्वारा, कंज्यूमर को कौन कौन से आफ्टर सेल सर्विसेज किस प्रोडक्ट्स पे चाहिए। इन सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन या इन सारी चीज़ों को खोजने का काम या डिटरमाइन करने का काम या ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने का काम किसका है? मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, या कंपनी की। तो अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करना होता है कि आपके प्रोडक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन से आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है? आर्टिकुलेटिंग कस्टमर और कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। आर्टिकुलेटिंग का मतलब क्या होता है? पता करना, ठीक है, पता करना कि कंज्यूमर का, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है कि उसका प्रोडक्ट, मतलब मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है और वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, उनका किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड हुआ, तो आपको ये पता करना है कि कहाँ रिक्वायरमेंट है उसका, आप वहाँ पे जाके सामान पहुँचा रहे हो, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल समझो। कभी कभी प्रोडक्ट जो होता है, अगर वो बहुत हाई डिमांड में होता है, लोग उस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल क्रेजी होते हैं, तो कंपनी को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जानते हैं वो कंपनी वाले कि कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट है, कस्टमर्स आर क्रेजी फॉर दिस प्रोडक्ट, वो मेरे पास खुद आएंगे, हमको उनके पास जाने का ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल, है ना। एप्पल कंपनी जो है उसको सब कुछ मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट खरीद के लोगों का स्टेटस बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमको अपने प्रोडक्ट्स को ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक जगह अवेलेबल हों कि लोगों को हम प्रोडक्ट बेचे। अगर कोई पटना में कंकरबाग का रहने वाला बंदा भी है और अगर कंकरबाग में कोई एप्पल स्टोर नहीं है, तो वो जाएगा बोरिंग रोड में एप्पल के शोरूम में सामान लेने। एप्पल को यहाँ कंकरबाग में आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जानता है कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, वो मेरे पास आएंगे। तो यहाँ पे वो समझ रहा है कि उसके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, ठीक है। तो उसको एडवर्टीजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी को उल्टा समझ लो। अगर कंज्यूमर का डिमांड तो है
लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम स्टेटस को हैम्पर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा तो लोग उसका मजाक उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक पेन या एक पेंसिल, वो कितना सारे कंपनी का आता है, पेंसिल डॉम्स का होता है, नटराज का होता है, और भी बहुत सारी कंपनीज का होता है। तो अगर दुकान में हम गए, नटराज का नहीं मिला, हम डॉम्स का ले लिए, तो क्या कोई हमको बोलेगा? कोई भी बंदा जो, क्या मेरे स्टेटस पे सवाल आ जाएगा अगर हम पेंसिल उस कंपनी का नहीं लेंगे? तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमको मालूम है कि कस्टमर का डिमांड पेन के लिए भी हाई है, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर एप्पल का प्रोडक्ट है तो एप्पल के प्रोडक्ट वालों को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्मॉल भी रखेंगे तो उनका काम चल जाएगा। बट पेन और पेंसिल वाले का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या रखना है? अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा रखना है ना, क्योंकि अगर वो उसको बड़ा नहीं रखेंगे तो लिमिटेड अमाउंट में ही सामान पहुंचेगा, उनका लिमिटेड एरिया में ही सामान पहुंचेगा, वही लिमिटेड एरिया के लोग उसको परचेज करेंगे। लेकिन अगर एप्पल स्टोर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्मॉल भी रखता है तो लोग खुद जाएंगे उसके पास सामान खरीदने के लिए, उसको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या समझना है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आप पहले पता करते हो और उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखना है या फिर छोटे से भी काम चल जाएगा। क्लियर? अब आ जाता है थर्ड है कंपेयरिंग द स्ट्रैटेजी विद द मार्केट कॉम्पिटिटर्स। यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप ऊपर रहो, आपको कॉम्पिटिटिव एज मिले। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है। HLL बहुत ही नोन ब्रांड है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, और ये काफ़ी दिनों से, समझो तो 150 ईयर से चलता आ रहा ब्रांड है, ठीक है, मार्केट में। नया आया पतंजलि कुछ यही 10 साल मान लेके चलते हैं, ठीक है, 10 साल से चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे आज के टाइम पे भी हर रिटेल स्टोर में पतंजलि का भी सामान बिक रहा है ना। पहले HLL जो है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये 150 साल से इंडियन मार्केट में रूल कर रहा था। पतंजलि आया, उसका पतंजलि का ऑब्वियसली स्वदेशी प्रोडक्ट्स होता है, तो लोग उसके प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट हुए, है ना, उनका डिमांड बढ़ा उस प्रोडक्ट को लेके। तो अगर डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और अगर डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, मान लो कि हमको पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत पसंद है, हम पतंजलि के ही साबुन को यूज़ करेंगे, हम HLL के नहीं यूज़ करेंगे साबुन को, ना ही कोई दूसरे ब्रांड के साबुन को यूज़ करेंगे, हम पतंजलि के ही साबुन को यूज़ करेंगे। तो हम गए दुकान में खरीदने, अवेलेबल नहीं है, चलो ठीक है, फिर भी हम ये डिसाइड किए कि चलो अभी अवेलेबल नहीं है, कल परसों आ जाएगा। हम कल भी गए, फिर अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो यही वाला यूज़ करना है, हम तीसरे दिन भी गए, नहीं अवेलेबल है। तो मेरे दिमाग में क्या होगा? दिमाग में ये बात आएगा कि इसका तो प्रोडक्ट कभी अवेलेबल ही नहीं होता है, तो हमारा डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए कम होता चला जाएगा। तो अगर ये स्ट्रैटेजी पतंजलि वाले नहीं अपनाते, अगर वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपरली नहीं अडॉप्ट करते, फॉलो नहीं करते, टाइमली डिलीवरी नहीं करते, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता कि उनका कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता, है ना, उनका कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा दिन तक, बिकॉज फिर कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ही कम कर देते अगर वो अवेलेबल नहीं होता टाइम टू टाइम, तो है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपने स्ट्रैटेजी को अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रैटेजी से कंपेयर करना है कि क्या आपका स्ट्रैटेजी काम आएगा मार्केट में या फिर आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, आप उसको तुरंत अवेलेबल करवा रहे हो, क्यों, कैसे अवेलेबल होता है? वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अवेलेबल होता है ना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे इन्वॉल्व है कॉम्पिटिटर्स में, स्ट्रैटेजी में? इसलिए बिकॉज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ही यूज़ नहीं करोगे, आपका सामान टाइम पे पहुंचेगा ही नहीं कंज्यूमर के पास, रिटेलर स्टोर्स में, तो कंज्यूमर्स उसको कैसे खरीदेंगे? कंज्यूमर उसका डिमांड तो कम कर देंगे ना फिर। तो इसीलिए अगर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, कॉम्पिटिटर से एज मिलेगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है तो आप मार्केट में नीचे हो जाओगे, ठीक है। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? मैनेजिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू तो जा रहे हो, बट आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, द कंज्यूमर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी
ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। क्वालिटी को कुछ हैम्पर नहीं हो रहा है आपके प्रोडक्ट को, आपको ये इंश्योर करना है जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैकेज फूड है, चलो रेडी टू ईट फूड जो होता है, रेडी टू ईट फूड जो होता है, उसका एक्सपायरी डेट आराम से 3 महीने का या 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का होता है, चलो ठीक है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो किया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कितने दिन में पहुंचेगा, आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा मान लो 4 महीने में पहुंचा, ठीक है। आपने लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया, आपका सामान पहुंचने में 4 महीना लग गया। तो अब वो तो आपका जो फूड था, रेडी टू ईट फूड जो था, प्रोडक्ट था, वो तो अब एक्सपायर हो गया। तो क्या लोग उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपने एक काफ़ी लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट किया जिसके वजह से टाइमली डिलीवरी ही नहीं हुई। तो यहाँ पे लोगों को क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, है कि नहीं। उसी तरीके से मान लो कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो, लाइक घी बेच रहे हो, घी का मैन्युफैक्चर जब भी हुआ, मतलब घी का एक्सपायरी डेट 6 महीने का है, ठीक है, 6 महीने का है। उसके बाद फिर आपने उसको वो आने में उसको लग गया 7 से 8 महीना, तो या फिर चलो आने में उसको 5 महीना लग गया। तो 1 महीना के लिए अगर आप खरीद रहे हो बड़ा बड़ा बल्क अमाउंट में घी, तो क्या आप चाहोगे उसको परचेज करना कि 1 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा? नहीं चाहोगे, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, लोग उसको नहीं परचेज किए, तो लोग क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग फीडबैक देंगे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। बहुत टाइम आप लोग भी बोलते होगे कि अरे ये प्रोडक्ट मत खरीदना, बहुत फालतू था, अच्छा नहीं था, जब भी जितने बार भी खरीदे खराब ही आया, खराब ही टेस्ट था, यही खराब था। तो यहाँ पे आप फीडबैक दे रहे हो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जिसके वजह से मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड घट रहा है। अगर पॉजिटिव दे रहे हो तो बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो तो मार्केट में डिमांड घट रहा है, ठीक है। तो ये था आपका 4th स्टेप कि आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को रखना है ताकि उसके किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और लास्ट स्टेप है आपका बिल्ड सच अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर फर्दर चेंज। मतलब कि आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना चाहिए जो कि फर्दर कभी अगर आप चेंज करना चाहो, उसका नेटवर्क बढ़ाना चाहो या घटाना चाहो, तो आप ईजिली उसको कर सको, ठीक है। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोविड-19 का, ठीक है। जब कोविड-19 था तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा था, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर तक सामान पहुंच रहा है आपका, ठीक है। तो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ किया गया था बिफोर कोविड-19। अब कोविड-19 आ गया, अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जा रहा है, फैक्ट्री से डायरेक्टली कंज्यूमर। कैसे? ई कॉमर्स, नाम सुना है ना, ऑब्वियसली सुना होगा, ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग, जोमैटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, बहुत सारे न्यूमरस ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली, मिंत्रा, ये सारे शॉप्स, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है, वहाँ से आप इजीली अपने सामान को डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कंज्यूमर सामान पहुँच जाता है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ नहीं होता है। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया गया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कि जिस तरीके का, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने आप को चेंज करे, अपने आप को उस चीज़ को अडाप्ट कर ले, है ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करे। अगर बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए तो हम बड़ा कर लें उसको, अगर छोटा चाहिए तो हम छोटा कर लें, उसको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसमें से कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, हम इजीली ऐड कर पाएँ। अगर हम उसमें से रिमूव करना चाह रहे हैं, हम उसको इजीली रिमूव कर पाएँ, ठीक है। तो ई कॉमर्स से क्या हुआ कि लोग जस्ट अपने कंपनी को रजिस्टर करें, डायरेक्टली सामान बेच दिए। लेकिन पहले क्या था, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स यूज़ किए जा रहे थे ढेर सारे। ये कोविड-19 के पहले और फिर कोविड-19 के बाद दोनों का सिचुएशन डिफर हो गया और लोगों ने उस हिसाब से, मैन्युफैक्चरर्स ने, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को उस हिसाब से फ्लेक्सिबल किया अपने कि वो फर्दर जैसा भी चेंजेस हुआ उस हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चेंज कर दिया। तो यही सारे स्टेप्स हैं बेसिकली जो कि इन्वॉल्व हैं डिज़ाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप कि आपको क्लियर होगा हर एक स्टेप। स्टिल कोई डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो।